that follow all have the covalent bonds. In which pair do the species have different shapes from each other? तो अगर बेटा ऑप्शन ए में देखें ना, बेरिलियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप यहाँ चीज़ एक नोट करेंगे कि बेरिलियम क्लोराइड के अंदर भी और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी लीनियर शेप है 180 डिग्री पर। तो ये तो लीनियर है, आपने डिफरेंट शेप में बताना है। CH4 और NH4 प्लस को अगर आप देखें, यहाँ पर दोनों के अंदर टेट्राहेड्रल आपको मिलेगा। CH4 के अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वो 109.5 डिग्री पर अरेंज हो जाएंगे, जस्ट लाइक NH4। इसी तरीके से ये भी नहीं है। और NH3 और BF3S, यहाँ पर बेटा आपको डिफरेंस नज़र आएगा, क्योंकि जो NH3 है, NH3 के पास एक लोन पेयर होता है, और इस लोन पेयर के रिपलियन की वजह से जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये बहुत नीचे की तरफ आ जाते हैं, और इनका एंगल होता है 107 यहाँ पर, और शेप होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। जबकि BF3 के अंदर लोन पेयर नहीं है, जबकि 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो ये 120 डिग्री पर अपने आप को अरेंज करेंगे, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है, जबकि ये ट्राइगोनल पिरामिडल है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। HCl2 और H2O में दोनों की बेंड शेप है, क्योंकि सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर हैं, तो ये दोनों बेंड शेप बनाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन, विच रो डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ SiO2 एंड SiCl4। देखें, SiO2 डेफिनेटली बोथ आर नॉन मेटल्स, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो COD की तरफ तो हम जा ही नहीं सकते। तो कोवलेंट एंड जाइंट स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। जाइंट स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट फिक्स। SiCl4, देखें SiCl4 एक कोवलेंट है, लेकिन ये जाइंट नहीं है। देखें, ये आगे मज़ीद एक्सटेंड नहीं हो रहा, बस यहाँ पर ख़त्म हो गया। ये एक मॉलिक्यूल है इसका छोटा सा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर काउंटेबल, आगे स्प्रेड नहीं हो रहा। जबकि आप SiO2 को देखें कि इस SiO2 के अंदर एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से, फिर एक ऑक्सीजन आगे फिर सिलिकॉन से, वो फिर आगे इस तरह ये आगे स्प्रेड होता जाता है। तो ये और जो SiO2 है, ये रेशो है बिटवीन द सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, ये बेसिकली रेशो है, ठीक है। तो SiCl4 कोवलेंट है लेकिन सिंपल है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए, तो इस क्वेश्चन का ताल्लुक भी वेस्पर थ्योरी से है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेलियन थ्योरी। इन विच सेट डू ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव देयर एटम अरेंज इन वन प्लेन। अब देखिए, वो पूरे मॉलिक्यूल के बारे में बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ ये कह रहा है कि आप ये बताएं कि एटम्स जिसके एक प्लेन में हो। तो हम पहले डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। आंसर यहाँ पर है जी हमारे पास, अगर आप इसमें AlCl3 को देखते हैं, तो AlCl3 इज़ द रॉन्ग आंसर। उसकी रीज़न ये है कि AlCl3 के अंदर ये जो PH3 है, PH3, इसमें लोन पेयर आ गया, और इस लोन पेयर के आने की वजह से ये जो 3 एटम्स होंगे ना, ये एक प्लेन में नहीं रहेंगे। अगर इसको आप 3D व्यू लेना चाहते हैं, तो ये आप देखें इधर, ये बेटा आपके पास है लोन पेयर, राइट। ये फास्फोरस है, ये लोन पेयर है, और ये नीचे 3 इसके यहाँ पर क्लोरीन्स हैं। तो अब अगर आप इसको इस तरह रोटेट करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये अगर मैं इस तरह रखता हूँ ना, तो ये देखें एक प्लेन में नहीं है, ये आपकी तरफ थोड़े से आ रहे हैं, टुवर्ड्स यू है। या आप इसको अगर ऐसे करें, इस तरह आप इसको देखें, ये एक प्लेन में नहीं है जी, ये नीचे की तरफ बेंड हुए हुए हैं थोड़े से, ठीक है। तो एक प्लेन में तो नहीं आ रहे ना पार्टिकल। वो कह रहे हैं कि किस ऑप्शन में तमाम एटम्स जो हैं वो एक ही प्लेन में आ रहे हैं। तो PCl3 के अंदर आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि ये एक प्लेन में नहीं आ रहे, इसकी वजह से हमने इसको रॉन्ग कर दिया जी। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, AlCl3, CO2 एंड NH3। यहाँ पर भी देखें, आपके पास जो NH3 है ना, NH3 के पास लोन पेयर आ गया, और बिल्कुल यही एग्जांपल आप NH3 के अंदर भी डालेंगे कि इस लोन पेयर की वजह से देखें, ये जो तमाम आपके पास ये जो 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये एक प्लेन में नहीं है। आप इसको ऐसे करके देखें तो आपको आइडिया होगा कि ये जो है ना, ये टुवर्ड्स यू है, ठीक है, एक प्लेन में ये नहीं आ रहे। अच्छा, एक प्लेन में कैसे होते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक प्लेन का क्या मतलब है। ये बेटा एक प्लेन में देखिए कैसे, मैं इसको इस तरह रखता हूँ ना अगर पैरेलल, तो कोई एटम देखें परपेंडिकुलर नहीं आ रहा ना, कोई भी एटम परपेंडिकुलर नहीं है, तो इट मीन्स कि ये आपके पास सेम प्लेन में है। लेकिन जो ही हम लोन पेयर ऐड करते हैं, तो लोन पेयर इसके जो एटम थे प्लेनर, जो एक प्लेन में थे, उनके सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर देता है।
अच्छा, अगर हम इसमें आए जी BF3 C2H4 एंड C3H6, यहाँ पर ज़रा देखिएगा कि ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग है। ऑप्शन सी के अंदर जो आपके पास C3H6 है, इसमें यहाँ तक तो मॉलिक्यूल प्लेन में है, लेकिन ये देखें ये जो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स हैं, बेसिकली आप अगर इस कार्बन को देखें ना तो ये कार्बन 4 एटम से कनेक्ट है, 3 हाइड्रोजन्स के साथ और एक कार्बन के साथ। और आपको पता है कि जब कोई एटम 4 एटम के साथ कनेक्ट हो, अब इसकी एग्जांपल आप बेटा ले लीजिएगा, ये देखें जी, ये हमें इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये 4 एटम के साथ कनेक्ट है। तो आप इसको अगर किसी भी तरीके से घुमा कर देखें, ये एक प्लेन में नहीं आ रहे। प्लेन में ना आने का क्या मतलब, ये देखिए ये जो एटम है ये परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है, ये प्लेनर नहीं है जी। आप इसको किस तरीके से भी सेट करके देखें, ये देखें ये एटम आपका आउट ऑफ प्लेन जा रहा है, ठीक है, ये एटम आपका आउट ऑफ प्लेन जा रहा है। तो प्लेनर कब होता है, ये आपका प्लेनर है BF3 या AlCl3, कोई एटम परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन जब आप बेटा चौथा एटम भी अटैच कर देते हैं तो मॉलिक्यूल आपका आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए पहले 3 ऑप्शन तो नहीं है। अब आंसर तो हमें पता चल गया सी है, डी है इसका आंसर, क्योंकि पहले 3 गलत हैं। लेकिन अब डी को हम एक्सप्लेन करते हैं जी, डी कैसे है। यहाँ देखिए बेटा आप कि ये कार्बन C2H4 है ना, तो दिस इज C2H4। अब यहाँ पर बेटा इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखें, इस कार्बन को, तो ये कार्बन कितने एटम से कनेक्ट है, ये कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन, 3 एटम से कनेक्ट है। तो जब कोई भी एटम 3 एटम से कनेक्ट हो तो वो प्लेनर ज्योमेट्री शो करता है, जिस तरह अभी आपको मैंने ये दिखाया यहाँ पर कि ये देखें ये एटम 3 एटम से कनेक्ट है, तो ये प्लेनर ज्योमेट्री शो करेगा। प्लेनर एटम, इसके तमाम एटम्स एक प्लेन में होंगे, आउट ऑफ प्लेन नहीं जा रहे। इसी तरीके से आप इस कार्बन को भी देखेंगे तो इसके साथ जो 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन है ये भी एक प्लेन में होंगे। CO2 के अंदर आप देखें ये दोनों जो एटम्स हैं कार्बन के अराउंड, ये आपको सेम प्लेन में दिखेंगे, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जी। ये है जी CO2। आप अगर इसको ऐसे देखें तो कोई भी एटम आउट ऑफ प्लेन नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से लास्ट वन जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, H2O के केस में। अब आप कहेंगे कि ऊपर तो हमने लोन पेयर वालों को लोन पेयर की वजह से कहा था कि ये प्लेन में नहीं आ रहे, तो H2O के अंदर ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर है इस तरीके से, तो यहाँ पर इसको भी आउट ऑफ प्लेन होना चाहिए। तो बेटा अभी इसको चेक कर लेते हैं हम इसी के ज़रिए। देखिए ये हमारे पास, ये आपके पास ऑक्सीजन है, ये 2 हाइड्रोजन आगे, ठीक है जी, ये हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर हैं, ये 2 लोन पेयर आगे जी। अब अगर आप देखें वो एटम्स की बात कर रहा है, लोन पेयर की नहीं। ये देखिए ये आपके पास दोनों एक ही प्लेन में है, परपेंडिकुलर नहीं है एक दूसरे के, एक ही मतलब अगर आप इसको प्लेन कंसिडर करें, आप इस तरह सपोज करें कि आपने इस मॉलिक्यूल को एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, एक टेबल के ऊपर, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को आप एक मिनट, मैं इसकी पहले ज्योमेट्री एक सेट कर दूँ। ये जी मैंने इसको एक टेबल के ऊपर रखा है, तो आप देखेंगे कि ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन टेबल के पैरेलल होंगे, लोन पेयर परपेंडिकुलर आ रहे हैं, राइट। लोन पेयर आउट ऑफ प्लेन है, लेकिन एटम्स आउट ऑफ प्लेन नहीं है, एटम्स प्लेन के अंदर है। अब प्लेन का मतलब ये होता है कि आप अगर किसी मॉलिक्यूल को सपोज उसके मॉडल को उठाकर किसी टेबल पर किसी प्लेन जगह पर रखें, तो उसके सारे एटम्स उस टेबल के पैरेलल होने चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए। तो मैं अगर इस मॉलिक्यूल को उठाकर बेटा रखता हूँ टेबल के ऊपर, तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन उस टेबल के ऊपर ही आ जाएंगे, लेकिन लोन पेयर जो है आउट ऑफ प्लेन आ रहे हैं। वो क्वेश्चन में एटम्स की बात कर रहा है, लोन पेयर की बात नहीं कर रहा। अगर आप क्वेश्चन देखें तो कह रहा है कि डू ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव ऑल देयर एटम्स अरेंज इन वन प्लेन। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये ठीक है कि C2H4 के अंदर भी, CO2 के अंदर भी और H2O के अंदर भी जितने भी एटम्स हैं वो आउट ऑफ प्लेन नहीं है, प्लेन के अंदर है। जबकि अगर आप PH3 या NH3 की बात करते हैं अगर यहाँ पर, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि PH3 और NH3 के अंदर ये सपोज जी आपके पास ना, ये आपके पास है NH3, ये नाइट्रोजन उसका लोन पेयर और ये 3 हाइड्रोजन। आप चेक कर सकते हैं लोन पेयर के अलावा भी, अगर आप लोन पेयर को इग्नोर भी कर दें ना, तो आप
अगर इस मॉलिक्यूल को बेटा टेबल के ऊपर रखें ऐसे करके, ये देखें, तो क्या ये बिल्कुल टेबल के पैरेलल है या टेबल से थोड़े से ऊपर की तरफ उठ रहे हैं? लोन पेयर की वजह से ये टेबल से थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आउट ऑफ प्लेन जा रहे हैं, टेबल के पैरेलल नहीं है, ठीक है। इसलिए आपका जो ऑप्शन है वहाँ पर डी ऑप्शन ठीक होगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि इन विच मॉलिक्यूल हैज़ द लार्जेस्ट ओवरऑल डाइपोल। अच्छा, ऑप्शन डी को तो आपने बिल्कुल निगलेक्ट करना है, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है, दूसरा क्लोरीन इस साइड पर खींच रहा है, तो बेसिकली टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जो हैं वो इस मॉलिक्यूल को क्या बना रही है, नॉन पोलर बना रही है। आपने बताना है जिसमें लार्जेस्ट डाइपोल है या जिसमें पोलैरिटी सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा पोलर है, वो आपने बताना है। तो ऑप्शन डी तो नॉन पोलर है, ठीक है, क्योंकि दोनों क्लोरीन्स ऑपोजिट साइड पर इक्वल फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर आप देखें ऑप्शन ए भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ही नहीं कि जो इस मॉलिक्यूल को पोलर बनाए। मसला है हमारे पास यहाँ पर बी और सी में। बेटा बी में अगर आप देखें तो बी में कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच रहा है इस साइड पर, ऑक्सीजन इज नेगेटिव, कार्बन इज पॉजिटिव, ठीक है। सी में देखें तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन ऊपर खींच रहा है, और बेटा इस फोर्स को कुछ ना कुछ, मैं इस मॉलिक्यूल को अगर ऐसे ड्रॉ करूँ तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। देखिए इधर यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन जो है ना कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव, कार्बन इज स्लाइटली पॉजिटिव। लेकिन इस फोर्स को, ये जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है ना, इस फोर्स को कुछ ना कुछ हद तक ये दोनों क्लोरीन्स कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये नीचे की तरफ खींच रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, तो बेटा कैंसिल आउट तो नहीं करेंगे क्योंकि ये इक्वल फोर्सेस नहीं है, लेकिन जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना, वो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट वेक्टर इस साइड पर बनेगा ना, इन दोनों क्लोरीन्स के लिए जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कुछ ना कुछ क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के इफेक्ट को कैंसिल आउट करने की कोशिश लाजमी करेगा, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल जो है ना पोलर है, लेकिन इतना ज़्यादा पोलर नहीं है। अगर आप ऑप्शन बी को देखते हैं तो ऑप्शन बी में आप देखें कि इस कार्बोनाइल सी डबल बॉन्ड ओ के अराउंड मिथाइल है, ऑक्सीजन जो है ना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन इस फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए नीचे कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पर लिहाजा जो पोलैरिटी है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, करेक्ट आंसर इज बी, ये आपका लार्जेस्ट ओवरऑल डाइपोल है। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर वो आपसे ये कह रहा है कि आपके पास एक फ्लास्क था एक्स, ठीक है जी, और उस फ्लास्क में जो वॉल्यूम था गैस का वो 5 क्यूबिक डेसीमीटर और प्रेशर था 12 किलो पास्कल, और एक फ्लास्क था जी आपके पास वाई, एक एक्स फ्लास्क है जिसमें वॉल्यूम कितना है जी 5 क्यूबिक डेसीमीटर, ये वॉल्यूम है, और प्रेशर कितना है 12 किलो पास्कल। दूसरा फ्लास्क है जी आपके पास वाई, उसमें वॉल्यूम है 10 क्यूबिक डेसीमीटर उस फ्लास्क का, और उसमें जो नियॉन गैस है उसका जो प्रेशर है दैट इज़ 6 किलो पास्कल, ठीक है जी। आपने क्या किया, इन फ्लास्क को आप इसमें कनेक्ट कर दिए जी। जब इनको आप कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, तो अब आपने बताना है कि फाइनल प्रेशर क्या है। देखें टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है, आपको बताया हुआ है कि जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना होता है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। यहाँ पर बेटा ये हो रहा है कि आपने P1V1 और P2V2 को सम करी है, मतलब कनेक्ट कर दिया ना, तो कनेक्ट करने का मतलब है आपने इसको ऐड कर दिया यहाँ पर, P1V1 प्लस P2V2 इज इक्वल टू, अब फाइनल वो पूछना चाह रहा है तो P3V3 वुड बी फाइनल, फाइनल ये होगा जी, ठीक है। अब आपके पास बेटा यहाँ पर प्रेशर कितना है 12, वॉल्यूम कितना है 5, इसी तरीके से P2, जो P2 और V2 क्या है, ये वाई फ्लास्क है बेटा, ठीक है, उसके लिए प्रेशर और वॉल्यूम है। ये P2 कितना है जी यहाँ पर आपके पास 6, वॉल्यूम कितना है 10 इज इक्वल टू P3V3। अब आपने बताना है बेटा P3 तो बेटे आप फाइंड आउट कर लेंगे, और वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम की बड़ी सिंपल सी बात है, आप ऐड कर लें, एक्स का वॉल्यूम था 5, वाई का वॉल्यूम था 10, तो 5 + 10 15 हो गया, तो V3 आपके पास 15 वॉल्यूम है। अब आप क्या करेंगे जी, यहाँ से आप P3 की वैल्यू निकाल लें, P3 इज इक्वल टू 12 × 5 + 6 × 10
डिवाइडेड बाय 15, तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लें तो आपके पास ऑप्शन ए आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच गैस इज लाइकली टू डेविएट मोस्ट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, कि कौन सी गैस जो है ना वो नॉन आइडियली बिहेव करेगी ज़्यादा या आइडियल गैस से डेविएट करेगी। आपको पता है कि जिन गैसेज में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं वो ज़्यादा डेविएशन शो करती है। तो यहाँ पर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। HCl इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, तो HCl के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी और वैसे भी इसके पास इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है, लंडन फोर्सेस भी स्ट्रॉन्गर और साथ में एडिशनल फोर्स परमानेंट डायपोल फोर्स आ रही है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा दैट इज HCl। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो ये पूछ रहा है कि हमारे पास A fluorescent light tube has an internal volume 400 cubic centimeter और इंटरनल प्रेशर है 200 किलो पास्कल, मोल्स है 0.3, आइडियल गैस है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर? बहुत सिंपल है, PV इज इक्वल टू NRT आपने लगाना है। और बेटा इस फार्मूला के अंदर आपको पता है कि प्रेशर हमेशा पास्कल्स में लेना है। ये किलो पास्कल्स में है तो इसको आप कन्वर्ट कर देंगे 200 इंटू 1000, तो ये किलो की जगह 1000 लगा दिया। और वॉल्यूम बेटा आपको पता है कि वॉल्यूम जब भी लेना आपने वो मीटर क्यूब में लेना होता है PV के अंदर। यहाँ वॉल्यूम कितना है 400 है, तो 400 को आप मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको मैंने बताया हुआ है कि CM क्यूब को मीटर क्यूब में जब कन्वर्ट करना होता है तो आप डिवाइड करते हैं 10 की पावर 6 से। तो ये 400 को मैं डिवाइड करूँगा 10 की पावर 6 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.0004। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन 0.03। और यहाँ पर बेटा हमारे पास R क्या है? R जनरल गैस कांस्टेंट है 8.314 और टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अब टेम्परेचर को आप फाइंड आउट कर लें, 200 इंटू 1000 इंटू 0.0004 डिवाइडेड बाय 0.03 इंटू 8.314, तो आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो 200 टाइम्स 1000 इंटू 0.0004 ये आ रहा है जी 80 और डिवाइडेड बाय 0.03 टाइम्स 8.314 ये आ रहा है नीचे जी 0.249, तो 80 डिवाइडेड बाय 0.249 ये आ रहा है 321। आपका जो आंसर आ रहा है 321 केल्विन। तो 321 को उसने बेटा लिखा हुआ है यहाँ पर 3.21 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर आ गया है 19 का, ऑप्शन बी। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता ही है, उसके लिए हम एक डिफरेंट टेक्निक बेटा यूज़ करते हैं। ठीक है, वो ये कि क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास 0.10 ग्राम ऑफ वोलेटाइल लिक्विड X है जिसका वॉल्यूम, वोलेटाइल का मतलब होता है कि जो वेपर्स में चला जाता है। ठीक है जी, या जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। और उसने कितना वॉल्यूम बेटा ऑक्यूपाई किया? 0.025 एट 100 डिग्री, और 1 मोल जो है ना 0 डिग्री पर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। व्हाट इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ X? तो बेटा इसके लिए हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर यही फार्मूला यूज़ करते हैं, PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, और प्रेशर हमारे पास यहाँ पर कितना है? ATM। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 ATM, और आपको पता है PV इज इक्वल टू NRT में जो प्रेशर है वो पास्कल में होगा। तो 1 ATM की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 1 ATM इज इक्वल टू 101.325 पास्कल्स, राइट। वॉल्यूम कितना है जी? 0.025। आपको ये भी पता है कि वॉल्यूम जो है हमेशा मीटर क्यूब में लेते हैं, तो 0.025 को मैं डिवाइड कर दूंगा 1000 के साथ, क्योंकि ये DM क्यूब में है ना, DM क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है तो 1000 से डिवाइड करूंगा, तो ये आ जाएगा 0.4 मीटर क्यूब में आ गया। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास नहीं है, इस फार्मूले को ओपन करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मैस अवर MR, तो मैस इन ग्राम है जी हमारे पास 0.10, MR ऐसे लिख देते हैं। R क्या है जी हमारे पास? 8.314, ये हमारे पास R जनरल गैस कांस्टेंट है,
और टेम्परेचर हमारे पास है कितना 100 डिग्री। 100 को केल्विन में चेंज करते हैं जी, प्लस 273 इसमें कर दें तो ये आ जाएगा 373। अब आप सिंपल कैलकुलेशन करनी है जी आपने। MR इज इक्वल टू 0.10 इंटू 8.314 इंटू 373 डिवाइडेड बाय 101,325 इंटू 0.000025। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आएगा, मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ। 0.10 टाइम्स 8.314, आप भी साथ साथ इसको सॉल्व करें, 373, तो ये आ रहा है जी ऊपर 310.112 डिवाइडेड बाय 101,325 टाइम्स 0.000025, तो ये आ रहा है 2.53। अब इसको आप अगर डिवाइड कर दें 310 डिवाइडेड बाय 2.53, तो आपके पास आंसर आ रहा है जी यहाँ पर 122.5। अब आपने पता है क्या करना है, यहाँ से इनको सॉल्व कर लें ऑप्शन A B C D को, आपको पता चल जाएगा कहाँ पर आंसर 122.5 आ रहा है। तो आप चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन डी में आपका आंसर 122.5 आएगा, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं आएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट विल मेक इट मोर लाइकली दैट अ गैस विल अप्रोच आइडियल बिहेवियर। गैसेस बेटा आइडियली बिहेव करती हैं एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। तो गैसेस आर आइडियल एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है, क्योंकि लो प्रेशर पर गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कंसिडरेबल नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है लो प्रेशर पर। तो हाई प्रेशर पर तो नहीं, लो टेम्परेचर पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। पोलर मॉलिक्यूल के अंदर तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है बहुत ज़्यादा होंगी, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेटा ये आंसर है।